गुड मॉर्निंग क्लास 12th। ड्यू टू नेटवर्क इशू मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो भेज रही हूँ। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये तो हम जानते ही हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आज पढ़ना है। ठीक है, सो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं देखो। फर्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब वो रेट है जो कि सेंट्रल बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक है उनको किस रेट पर मनी लेंड करता है, किस रेट पर उनको वो पैसा देता है। तो अगर हम मतलब एक्सेस डिमांड की और डेफिशिएंट डिमांड की दोनों ही सिचुएशंस जो है रेपो रेट के थ्रू भी सॉल्व की जा सकती है, करेक्ट की जा सकती है। कैसे? तो अगर हमें एक्सेस डिमांड की हम बात करते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड को हमने करेक्ट करना है तो क्या करेंगे, रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा। रेपो रेट को इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा देते हैं वो रेट इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब अब आगे क्या करेंगे, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी क्या करेंगे, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा लेंगे। अपना मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कमर्शियल बैंक बढ़ा लेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो भी लोग लोन्स वगैरह लेते हैं अब वो कम लेंगे लोन्स। कैसे कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी जो है, या फिर बेसिकली क्या है कि जो पैसा उन्हें पहले सस्ते में मिलता था अब उन्हें बहुत महंगे में मिलेगा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा आपका कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के ऊपर कि अब वो क्या है, बहुत कम पैसा ही वो यहाँ से बोरो करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि अब लोग जो है कम ही क्रेडिट पर मतलब कम ही लेंगे उधार वगैरह, क्रेडिट कम ही लेंगे वो। इसकी वजह से आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएंगे। और इन दो जब ये दोनों रिड्यूस होते हैं तो फिर एडी तो आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड है कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो इसके लिए रेपो रेट को घटाना होगा। अगर रेपो रेट घट जाता है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करते रहेंगे। अगर वो सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करते हैं उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा होगी और साथ में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो बस आगे वो भी कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, वो भी आगे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम कर लेंगे और जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है और डिमांड फॉर क्रेडिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये भी आपके ज़्यादा होंगे और इसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड जो है थोड़ा राइज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये जो डेफिशिएंट डिमांड है इसकी सिचुएशन भी करेक्ट कर ली जाएगी। सेकेंड है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, यहाँ पर इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की वजह से भी हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये एक ऐसी पॉलिसी है, सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है आपका स्टॉक का। इंक्रीजिंग दैट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ लिक्विडिटी विद द पीपल। यानी कि पर्सन्स के पास, जो नॉर्मल लोग हैं उनके पास कितना कैश होना चाहिए और कितना कैश नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर उनके पास जो कैश है उसको इंक्रीज़ करना है या फिर उनके पास जो कैश अवेलेबल है उसको डिक्रीज़ करना है। तो इनके ये किस तरीके से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जाता है, पीपल अवेलेबल मतलब जो लोगों के पास अवेलेबल मनी है उसको किस तरीके से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है, थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कुछ सिक्योरिटीज़ को या तो परचेज करेगा या तो सेल करेगा। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सो जब भी आपके कैश बैलेंसेस नीड टू बी रिड्यूस्ड, जब भी कैश बैलेंसेस को रिड्यूस किया जाना है, कैश बैलेंसेस को रिड्यूस कब किया जाएगा, जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। एक्सेस डिमांड मतलब भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, अब भाई लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, अब उस पैसे को अगर कम करना है तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक, क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगी। सेंट्रल बैंक ट्राइज टू सेल सिक्योरिटीज़, अपनी सिक्योरिटीज़ को वो बेचने की कोशिश करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ हो जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी। यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेंगे। ठीक है ना। और आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि लोग अगर सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेते हैं तो उनके पास जो अवेलेबल कैश है वो कम हो जाएगा। अवेलेबल कैश अगर कम हो जाता है तो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही ऑन द अदर हैंड अगर कैश बैलेंसेस को इंक्रीज़ किया जाना है, यानी कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है इसको करेक्ट करना है तो फिर लोगों के पास पैसा नहीं है, अगर उस पैसे को बढ़ाना है तो क्या करेगी सेंट्रल बैंक, ट्राई करेगी टू बाय सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ को वो परचेज कर, यानी कि अब सेंट्रल बैंक परचेज करेगी सिक्योरिटीज़ को। कैसे? तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ अगर सेंट्रल बैंक कर लेती है तो इसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के पास चला जाएगा। भाई लोग अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो सेंट्रल बैंक को बेच देंगे तो उनकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लोगों के पास आ जाएगा, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करेंगे और इसकी वजह से उनका जो ईडी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है।
थर्ड मेथड है यहाँ पर CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक एंड इट्स टोटल डिपॉजिट्स। यानी कि देखो जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं, जितने भी लोग आपके जो है, तो यहाँ पर हम क्या बात करें कि कैश रिजर्व्स, देखो जो कमर्शियल बैंक है उसमें बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है ना। टोटल डिपॉजिट्स जो है वो बहुत सारे डिपॉजिट्स है वहाँ पर। अब कैश रिजर्व रेशियो का क्या मतलब है? उतनी मिनिमम रेशियो, बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो का मतलब एक वो रेशियो है जो कि जितने कैश रिजर्व्स एक कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक के साथ रखता है, ठीक है ना। बेसिकली जितने कैश रिजर्व्स जो है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है एंड इट्स टोटल डिपॉजिट्स। यानी कि मान लो बेसिकली क्या है, वही अगर 2 लाख, बहुत छोटा एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर 2 लाख आपके टोटल डिपॉजिट्स हैं तो 20,000 अगर, तो मैं क्या कहती कि अगर 20,000 हमारे कैश रिजर्व्स हैं और टोटल डिपॉजिट्स 2 लाख है, तो यहाँ पर आपका क्या और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। वो रेशियो जो है आपका बेसिकली अगर हम, तो यहाँ पर ये टोटल जो रेशियो निकलेगा आपका 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, वो आपका पर्टिकुलर रेशियो हो जाएगा कैश रिजर्व्स का, कि टोटल जो है सेंट्रल बैंक के पास इतने कमर्शियल बैंक के पैसे हैं और वो कैश रिजर्व्स जो है वो उसको सेंट्रल बैंक के साथ जो है मेंटेन करके एक पर्टिकुलर टाइम पर मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। सो कमर्शियल बैंक्स को क्या है, एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो उसको सेंट्रल बैंक के साथ रखना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या है, ये एक बैड टाइम के लिए सेंट्रल बैंक को अपने पास ये रखना पड़ता है रेशियो। क्यों? क्योंकि अगर कल को कहीं ऐसा भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है या फिर बिल्कुल, तो टाइम टू टाइम क्या करना है, सेंट्रल बैंक के पास ये जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको फिक्स किया जाता है, ताकि भाई अगर कल को कोई एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है या फिर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ रही है तो उस यहाँ पर इनको सॉल्व कर लिया जाए। इसीलिए तो CRR जो है इज़ रेज्ड टू करेक्ट सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। तो CRR को है रेज किया, CRR को बढ़ा दिया जाता है। भाई सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रखने होंगे अगर उनको एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना है। कैसे? अगर CRR को बढ़ा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a rise in CRR reduces the reserves of high powered money with the commercial banks। कि अब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम होंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे कम होंगे लोन देने के लिए, ठीक है, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेंट्रल बैंक के पास रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दिस रिड्यूसेस द कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार अब बैंक नहीं दे पाएंगे। अगर वो उधार नहीं देंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम होगा तो AD आपको रिड्यूस हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। और अगर जो कि हमें चाहिए था एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, अगर ऑन द अदर हैंड क्या है, अगर CRR को, अगर डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करना है, उसको ठीक करना है, तो क्या करेंगे, CRR को कम कर देंगे। अगर हम CRR को कम कर देते हैं यानी कि वो कैश रिजर्व्स जो कि सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक ने रखने हैं, अगर वो रेशियो कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास रहेगा क्रेडिट देने के लिए। क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना, क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अब ये जो कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो कर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेंड कर पाएंगे लोगों को, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगी, वो इंटरेस्ट रेट पर मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन्स वगैरह लेंगे। इसकी वजह से उनका जो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो भी इंक्रीज़ होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीज़ होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये सब इंक्रीज़ हो जाएंगे और आपके एग्रीगेट डिमांड जो है इट टेंड टू राइज, ये भी इंक्रीज़ होने लग जाएगी। नेक्स्ट इज़ SLR। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या होती है, ये एक बेसिकली क्या है, दिस रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन लिक्विड असेट्स एंड टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। के बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम पर, देखो डिवाइड तो टोटल डिपॉजिट से ही हो रहा है, लेकिन ऊपर अब न्यूमरेटर में क्या है, लिक्विड असेट्स, यानी कि जिन चीज़ों को बेचकर बैंक फटाफट से पैसे कमा सकता है वो होते हैं लिक्विड असेट्स, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक क्या है, तो इट इज़ द रेशियो बिटवीन लिक्विड असेट्स एंड टोटल डिपॉजिट जो है कमर्शियल बैंक की। तो कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम SLR एज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये भी SLR है, तो ये SLR जो है ये भी सिंपली कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के साथ कुछ पर्टिकुलर टाइम टू टाइम फिक्स करके रखना पड़ता है, ठीक है। सो वो है आपका SLR। अब अगर अब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को सॉल्व किया जाना है तो क्या करना होगा, SLR को भी रेज करना पड़ेगा। SLR को अगर रेज कर देते हैं तो लिक्विडिटी जो है इनके पास, यानी कि बेसिकली क्या है, क्रिएशन कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक्स की कम हो जाएगी,
क्रिएशन कैपेसिटी अगर उनकी कम होगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी कम होगा। इसकी वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा। और ऐसे ही अगर डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना है तो एडी को अगर बढ़ाना है तो फिर एसएलआर को लोअर करना पड़ेगा। जैसे सीआरआर को लोअर करना पड़ा था वहाँ पर, सेम एसएलआर और सीआरआर इसी तरीके से ही काम करें। बोथ एसएलआर एंड सीआरआर आर लीगली डिटरमाइंड बाय द आरबीआई एंड मे देयरफॉर बी कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। इन दोनों को देखो, लीगल रिजर्व रेशियो कभी भी शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो सीआरआर और एसएलआर ये दोनों के दोनों क्या है, आपके लीगल रिजर्व रेशियोज है, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ रिजर्व केप्ट बाय कमर्शियल बैंक अकॉर्डिंग टू दीज रेशियोज में अकॉर्डिंगली बी कॉल्ड एज लीगल रिजर्व। तो लीगल रिजर्व्स क्या होते हैं, वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिजर्व्स जो कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक्स के साथ में रखने पड़ते हैं टाइम बाय टाइम, वो होते हैं आपके लीगल रिजर्व्स। तो अगर लीगल रिजर्व्स में राइज होता है, अगर ये दोनों रेशियोज में राइज होता है तो क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक्स की डिक्रीज हो जाती है तो लीगल रिजर्व्स भी कम होंगे, लीगल रिजर्व्स कम होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर लीगल रिजर्व्स को अगर बढ़ा दिया जाता है तो फिर आपका एडी जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही अगर लीगल रिजर्व्स को घटा दिया जाता है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अगर कमर्शियल बैंक्स की ज़्यादा होती है तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी अगर लोअर डिमांड की जो सिचुएशन है उसको भी टैकल कर लिया जाएगा। फिफ्थ इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है भाई, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। इट रेफर्स टू मिनिमम डाउन पेमेंट दैट द बोरोवर्स आर टू मेक एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। यानी कि एक पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली डाउन पेमेंट का मतलब क्या है, वो फर्स्ट पेमेंट जो कि आपने बैंक को देना है। जैसे बैंक आपको अगर पैसे लोन पे दे रहा है तो क्या है, थोड़ा सा उसमें से वो पहले ही काट के रख लेता है, उसको बोलते हैं हम डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट का मतलब क्या है, मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, वो मिनिमम डाउन पेमेंट जो कि बोरोअर्स को पर्टिकुलरली कमर्शियल बैंक्स को देनी होगी। टोटल बोरोइंग्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखा जाता है, जैसे 5%, 10% जो भी हो सकता है वो। तो अगर 1 लाख आप ले रहे हैं तो 10,000 पहले से ही जो है अपने पास कमर्शियल बैंक रख लेगा, यानी कि उसको 1 लाख मांगने के बदले उसको 90,000 मिल रहे, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 1 लाख पर ही देना पड़ेगा। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो कोई बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखता है, कोई बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा हो जाती है, तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को रेज कर दिया जाता है तो एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। कैसे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर पैसा बोरो जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है भाई, तो अगर वो पैसा कम करना है लोगों के पास तो क्या करना होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दो। इसकी वजह से क्या होगा, इट टेक्स एज अ डिसइंसेंटिव टू बोरो, कि पैसा बोरो करने का फिर कोई फ़ायदा उनको नहीं लगेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगी। डिमांड फॉर क्रेडिट रिड्यूस होती है तो आपका एडी अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को इस तरीके से करेक्ट कर लिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर डेफिशिएंट डिमांड को कवर करना है, डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करना तो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को लोअर करना पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट को लोअर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोग बोरो करेंगे बैंक से आकर। इसकी वजह से उनका जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है या फिर बेसिकली जो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी है वो लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा, ऑलरेडी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो करेक्ट यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन है इसको भी करेक्ट कर लिया जाएगा। मॉरल सुएजन क्या होता है, इट रेफर्स टू द मोरल प्रेशर ऑन द कमर्शियल बैंक्स by the central bank to be liberal in lending during situations of deficient demand and to be selective in lending during the situation of excess demand। तो यहाँ पर क्या है आपका कि जो मोरल प्रेशर होता है कमर्शियल बैंक्स के ऊपर सेंट्रल बैंक की तरफ से, कि उन्हें क्या करना है, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशंस है कि डेफिशिएंट डिमांड है तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली बिल्कुल लिबरल रहना है लेंडिंग में। अगर पैसा बोरो करने में उन्हें कोई भी इतनी ज़्यादा जांच पड़ताल और इन सब, मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पर कि लिबरल रहना है उन्हें, कि जैसे जो भी पहले रूल्स रेगुलेशन टैक्सेस या फिर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह इनको कम करना रहेगा अगर आपकी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो ये प्रेशर रहता है, मोरली ये प्रेशर रहता है सेंट्रल बैंक की तरफ से कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कि अगर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी को बढ़ाने के लिए आप उसको लिबरल कर दो, लेंडिंग की जो भी आपकी कंडीशंस है। ऐसे ही अगर एक्सेस डिमांड को करेक्ट किया जाना है तो फिर इसको ये जो लेंडिंग के लिए जो भी प्रोसीजर है या फिर लेंडिंग के लिए जो भी मेजर्स यूज़ किए जाते हैं उनको सिलेक्टिव करो, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाओ, ठीक है ना, कि लोग जो है पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बोरो हमसे ना कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट राशनिंग। तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है, इट मीन्स लोन अकॉर्डिंग टू। सो क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है कि देखो ये जो लोन्स प्रोवाइड किए जाने हैं
मतलब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी के लिए जो लोन्स प्रोवाइड किए जाने हैं, ये अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में कितने कितने लिमिट्स में दिए जाने हैं। राशनिंग किस तरीके से होनी चाहिए क्रेडिट की, कि बेसिकली प्राइमरी सेक्टर के लिए कितना दिया जाना है, सेकेंडरी के लिए कितना और टर्शरी के लिए कितना, ये यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। देखो, तो जब भी अगर आपका अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को अगर हमने कम करना है, यानी कि अगर हमने एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को अगर हमने करेक्ट करना है, तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसलिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ डियर मनी पॉलिसी। तो डियर मनी पॉलिसी में भी ऐसे ही होता है ना, कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो बोरो नहीं कर पाएंगे, और आप अगर ले रहे हैं तो बहुत महंगे में मिलेगा आपको, और आपको पूरा वहाँ पर अच्छे से बताना होगा कि आप प्राइमरी सेक्टर के लिए ले रहे हैं या फिर कौन से सेक्टर के लिए आपको चाहिए। तो वहाँ भी आगे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जाएंगी। तो और सेकंड थिंग है, क्रेडिट राशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर आप डियर मनी पॉलिसी, यानी कि बेसिकली क्या है, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना है तो क्रेडिट राशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हमने डेफिशिएंट डिमांड को देखना है तो फिर क्या होगा भाई, जिस भी सेक्टर के लोग आ रहे हैं उनको देते जाओ लोन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्योंकि डिमांड को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, जिस भी तरीके से बढ़ती है बस उसको बढ़ाओ। तो बैंक क्या करेंगे, वो चीप मनी पॉलिसी को परस्यू करेंगे और क्रेडिट राशनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो ये था आपका टॉपिक, और आप यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो बेटे, जो भी आपको डाउट रहता है आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना।